जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 60 नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी ये मिली है कि राजौरी के नौशेरा और सुंदरबनी से कांग्रेस के 60 वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। तो ये सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया है कांग्रेस के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी छोड़ी तो ऐलान किया था कि वो पहली यूनिट, अपनी पार्टी की नई यूनिट जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबतपुर ओवरब्रिज पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और धुंधु कर जलने लगी। कार में 4 लोग सवार थे जो आग की चपेट में आकर घायल हो गए, जिन्होंने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। तो वहीं कुछ देर बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी, जिससे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से ओवरब्रिज पर लंबा जैम भी लग गया। इधर सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी मौके पर पहुँच गयी और कार में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो वहीं कार सवार घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। भारत के खिलाफ साजिश बुनने में लगे चीन को कोरोना ने मंदी की कगार पर पहुंचा दिया, जबकि इतने मुश्किल दौर में भी बीती तिमाही में भारत की विकास दर में डबल डिजिट का उछाल दर्ज किया गया। ये जबरदस्त बढ़ोतरी तब है जब 2 साल बाद भी दुनिया के बड़े से बड़े देश महामारी और रूस की जंग के साइड इफेक्ट से उबरने के लिए सिर खुजा रहे हैं, लेकिन भारत सभी संकटों से बेअसर रहा, क्योंकि मोदी सरकार के बहुत सोच समझकर लिए गए फैसलों और आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कोरोना की काली नजर से बचा लिया और उसके नतीजे भी सामने आ गए। 2022-23 के इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से जून के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी में 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक साल में ये सबसे तेज बढ़ोतरी है। ऐसी बढ़ोतरी जिसके सामने चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे देश आसपास भी नहीं ठहरते। और तो और अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल 7.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ, इसके पीछे एक सोच, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। मतलब जिस कोरोना ने दूसरे देशों की कमर तोड़कर रख दी, महामारी के उस दौर में भारत लंबी रेस का घोड़ा साबित हुआ। और न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा एक बार फिर भारत के ही नाम रहा, बल्कि देश की जीडीपी ने कोरोना काल से पहले के दौर को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं चीन का बुरा हाल हो रखा, बेहद सख्त लॉकडाउन ने वहां की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया और वहां का रियल एस्टेट सेक्टर तो डामाडोल हो ही रखा है। चीन के बैंकिंग सेक्टर के भी डूबने की आशंका गहराई हुई है। बैंक डूब जाएं तो फिर तो उस देश का भगवान ही मालिक है। ऊपर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आक्रामक रवैये ने चीन के जले पर नमक छिड़का हुआ है। ताइवान, अमेरिका, भारत और जापान हर दूसरे देश के साथ चीन की ठनी पड़ी है। ऊपर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शी जिनपिंग ने अफ्रीका और एशिया के कई देशों में पानी की तरह पैसा बहाया है, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और केन्या जैसे देश या तो दिवालिया हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पिता पुत्रों ने मिलकर आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया और लोगों से पैसे वसूलने शुरू किए। आरोप है कि पिता पुत्रों ने देवी देवताओं की मूर्तियां ऑनलाइन मंगवाई और उन्हें अपने खेत में दबा दिया और फिर बाद में कुछ लोगों के सामने खेत की खुदाई करने लगे। मूर्तियां निकाली और लोगों को बताया कि ये 500 साल पुरानी है, जिसके बाद देखते ही देखते गाँव और आसपास के लोग खेत पर पहुँचने लगे और पूजा पाठ करने लगे। फल फूल के साथ ही चढ़ावा चढ़ाया। 2 दिन में 35,000 का चढ़ावा चढ़ गया। उधर मूर्ति निकलने की बात सुनकर सरकारी अमला भी मौके पर पहुंच गया। जब मामले की तफ्तीश शुरू की गई तो परत दर परत खुलकर सामने आ गई। खेत से मिली मूर्तियां 169 रुपए में ऑनलाइन मंगवाई गई थी। ऑनलाइन मंगाया है, ये जले वाले नहीं है, ऑनलाइन मंगाया है। ये देख रहे हो, ये गोरेलाल ने डिलीवर किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता और दोनों पुत्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गणेश उत्सव के दूसरे दिन मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अंबानी परिवार के घर गणपति दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी नजर आईं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के गणपति दर्शन करने के बाद खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी उन्हें विदा करने के लिए नीचे तक आए। इस दौरान दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सागर में आजकल एक सीरियल किलर का आतंक मचा हुआ है। घरों और दुकानों के चौकीदार इस सीरियल किलर्स के निशाने पर हैं। बीते 6 दिन में जिले में 3 चौकीदारों की सिर फोड़कर हत्या हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि इस सिरफिरे किलर का मकसद लूटपाट नहीं है। पुलिस ने पूरे शहर में रात के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं, जिनमें आरोपी सफेद शर्ट और हाफ पैंट में दिखा है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर
सीरियल किलर का स्केच भी जारी कर दिया है। उसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां छात्र बसों की छत, दरवाजों और खिड़कियों पर लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 50 से 55 लोगों की क्षमता वाली बस में 100 से ज्यादा लोग सवार हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि छात्र और अन्य लोग किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर बस की खिड़की और दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे हैं। बस के पीछे भी बड़ी संख्या में लोग लटके हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि ये छात्र प्राइवेट बस से फ्री आने जाने के लिए जबरन छत पर बैठकर सफर करते हैं और विरोध करने पर दबंग छात्र बस ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट करते हैं। संज्ञान में लाया गया है और जो हमारे ARTO हैं और जो वहाँ के हमारे SHO हैं, CO हैं, मैं उनसे अभी कह के उसको अभी चेक कराता हूँ। तो वहीं जानलेवा सफर का वीडियो वायरल होने के बाद DM ने छात्रों को जागरूक करने का भी आश्वासन दिया है। आज भारतीय नौसेना के लिए बड़ा दिन है। समुद्र में नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देने वाला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल जाएगा। कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में PM मोदी आज इस विमानवाहक पोत को नौसेना को सौंपेंगे। INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। तो कोचिन शिपयार्ड में बने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कुछ खासियत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 32 ट्यूब वाले 2 वर्टिकल इसमें स्लाइड से एक एडवांस मिसाइल सिस्टम भी है। ये INS विक्रांत की ताकत है। तो कोचिन शिपयार्ड में बने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कुछ खासियत आपको बताते हैं। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और इसकी चौड़ाई करीब 62 मीटर है। तो वहीं ये 59 मीटर ऊंचा है, यानी इसकी ऊंचाई करीब 8 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके साथ ही युद्धपोत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्विमिंग पूल भी मौजूद हैं। इसके फ्यूल टैंक को एक बार फुल करने के बाद INS विक्रांत 45 दिनों तक नॉन स्टॉप चल सकता है। साथ ही INS विक्रांत में 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बनाने की क्षमता वाला मॉडर्न किचन भी मौजूद है। तो आज भारतीय नौसेना के लिए खास दिन है, क्योंकि जहां PM मोदी नौसेना को स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत सौंपेंगे, तो वहीं आज ही नौसेना का प्रतीक चिन्ह भी बदलेगा। नया प्रतीक चिन्ह भी आज PM मोदी नौसेना को देंगे। सुबह करीब 9:30 पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए PM मोदी कोचिन पहुंचेंगे और PM मोदी का कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे PM मोदी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 9:32 पर PM गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे। 9:43 पर PM नौसेना को नया प्रतीक चिन्ह देंगे। इसके बाद 9:54 पर PM मोदी का भाषण होगा और फ्लाई पास्ट होगा। फिर सुबह 10:30 बजे नौसेना का नया निशान फहराया जाएगा। इसके बाद 10:46 पर PM INS विक्रांत का निरीक्षण करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री में हर दिन नए दावे सामने आए। सोनाली फोगाट के साथ काम करने वाले उनके पुराने राजदार राजेश बिश्नोई ने अब बड़ा दावा किया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में राजेश बिश्नोई ने सोनाली की हत्या के आरोपी सुधीर सांगवान पर बड़ा दावा किया है। राजेश का दावा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव सोनाली फोगाट को साजिश के तहत हरवाया गया था और इसके पीछे सुधीर सांगवान का हाथ था। साथ ही राजेश ने यह भी दावा किया कि सुधीर की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी और वो इन्हें अपनी एक कंपनी के नाम पर लीज करवाना चाहता था। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री की जांच करने के लिए गोवा पुलिस इन दिनों हिसार में है और हिसार में सुधीर सांगवान जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसके बारे में कोई शख्स अगर जानता है तो वो है राजेश बिश्नोई। ये एक ऐसे शख्स हैं जो कई सालों से सोनाली फोगाट के साथ थे। उनसे बात करते हैं। राजेश जी, कितने सालों से आप सोनाली फोगाट को जानते हैं? मैं सन 2011 से सोनाली जी को जानता हूँ। तब से एज ए लीगल एडवाइज़र उनके साथ काम कर रहा था। जैसे आदमपुर में उनको टिकट मिली, नॉमिनेशन और अदर जो लीगल एक्सपेंडिचर जितना भी जो लीगल वर्क था वो मैंने किया था। जो प्रॉपर्टी है, ये जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, आरोप लग रहा है कि प्रॉपर्टी की वजह से उनकी हत्या की गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कहाँ कहाँ की प्रॉपर्टी है? ये सारी प्रॉपर्टी हिसार की है, जिसमें उसने एक कोई अपनी कंपनी बना रखी है। उस कंपनी के नाम
लीज करवाना चाह रहा था सोनाली फोगाट की जो लैंड है वो। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। पहली बार चीन के ड्रोन पर हमला किया, साथ ही चीन को अपने तेवर दिखाते हुए ये भी कह दिया कि अगर फिर ऐसा हुआ तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। इसके साथ ही ताइवान लगातार जंग की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। ताइवान की तरफ से भी सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो के जरिए ताइवान चीन को ये बता रहा है कि वो उसके किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और इसके लिए उसकी सेना दिन रात अभ्यास कर रही है। ताइवान ने अपनी वायुसेना की ड्रिल दिखाते हुए एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी वायुसेना के विमानों ने सेना की गाड़ियों को एक इलाके में उतारने का अभ्यास किया। जंग छिड़ने पर विमानों की मदद से इन गाड़ियों को ऐसी जगह पहुंचाया जाता है जहां ये सड़क के रास्ते नहीं पहुंच पाती। इसके साथ ही ताइवान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी दुश्मन को जवाब देने के लिए अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। एक रोज पहले ही ताइवान ने अपने बेहद खतरनाक हथियारों के साथ मिलिट्री ड्रिल की थी, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। इस अभ्यास में उसके कई जंगी हेलीकॉप्टर टारगेट पर हमला करते दिखाई दिए। ताइवान की इस मिलिट्री ड्रिल में पहाड़ी इलाके में सेट किए गए टारगेट को अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टरों से तबाह कर दिया गया। और इतना ही नहीं, चीन के ड्रोन पर हमला करके उसे अपनी सीमा से खदेड़ने के बाद ताइवान के तेवर और भी सख्त हो गए। वो अब चीन को सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है कि अगर उसकी सेना ताइवान की सीमा के पास भी आई तो वो बचकर जा नहीं पाएगी, क्योंकि अब उसने चीन पर पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान ने दावा किया कि अगर चीन ने उकसाने वाली हरकतें बंद नहीं की तो जंग छिड़नी तय है। ताइवान के मुताबिक उसे अपनी सीमाओं की रक्षा का पूरा हक है, जबकि चीन उसे कमजोर समझकर लगातार उसकी सीमा के आसपास अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान भेजकर उसे डरा रहा है। लेकिन ताइवान ने यह साफ कर दिया कि वो चीन से डरने वाला नहीं है। साथ ही उसने ये दावा भी किया कि ताइवान स्ट्रेट पर कब्जे की चीन की किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। मतलब ये कि 1 महीने से चीन की दादागिरी का सामना कर रहे ताइवान ने अब पूरी तरह उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान को अपनी सेना का खौफ दिखा रहा है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ताइवान ने जो रुख दिखाया उससे दक्षिण चीन सागर में कभी भी जंग भड़क सकती है, क्योंकि चीन उसे अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। साथ ही चीन को अपने तेवर दिखाते हुए ये भी कह दिया कि अगर फिर ऐसा हुआ तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। यहाँ तक कि ताइवान के मसले में टांग अड़ाने पर अमेरिका को भी चीन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ताइवान के सब्र का बांध टूट रहा है। उसने चीन को धमका दिया कि अगर चीन का जंगी जहाज या फिर लड़ाकू विमान उसकी सीमा के 22 किलोमीटर अंदर तक घुसा तो वो ढेर कर दिया जाएगा। ताइवान ने दावा किया कि उसकी सेना को घुसपैठ होने पर हमला करने का आदेश दिया जा चुका है और ये आदेश 2 रोज पहले खुद वहां की राष्ट्रपति ने दिया। बताया गया कि उन्होंने चीन के खिलाफ बेहद सख्त रुख दिखाया और अपनी सेना को खुली छूट दे दी कि वो जोरदार पलटवार करे। और इसी के बाद ताइवान की सेना ने चीन के एक ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ताइवान ने दावा किया कि 2 रोज पहले चीन ने अपने एक ड्रोन को किनमिन द्वीप पर भेजा, जिस पर उसका अधिकार है और वहां उसकी सेना भी तैनात है। ताइवान के मुताबिक कई दिनों से चीन के ड्रोन द्वीप पर तैनात उसकी सेना की जानकारी जुटाने के लिए चक्कर काट रहे थे। लेकिन मंगलवार को जैसे ही एक ड्रोन किनमिन द्वीप के करीब पहुंचा, ताइवान के सैनिकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ताइवान ने दावा किया कि उसके सैनिकों का हमला होते ही चीन का ड्रोन वहां से भाग गया। इस बीच खबर है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन ने ताइवान स्ट्रेट में भारी भरकम फौज उतार दी। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस 2 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजे थे और ताइवान ने दावा किया कि उसी का जवाब देने के लिए चीन ने बड़ी संख्या में युद्धपोत और फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट में भेज दिए। दावा किया गया कि अपनी इस फौज के जरिए चीन एक बार फिर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है, ताकि अमेरिका को यह जवाब दिया जा सके कि चीन से भिड़ना उसके लिए भारी पड़ेगा। ताइवान के मुताबिक चीन ने इस बार 62 लड़ाकू विमान और 7 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में घेरेबंदी के लिए भेजे हैं, जिनमें 15 फाइटर जेट ताइवान की समुद्री सीमा में भी घुसे। और कहा जा रहा है कि चीन घेर तो ताइवान को रहा है, लेकिन उसके निशाने पर अमेरिका है। वो ताइवान स्ट्रेट में ऐसी किलेबंदी करने में जुटा है कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात
के अरावली में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों को रौंदा है। यहाँ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। दुखद हादसा गुजरात से सामने आया है। यहाँ पर अरवली में बड़ा हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित हो जाती है, रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और ऐसे में 12 लोगों को रौंद देती है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। हादसा काफी भीषण था। तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जिसमें जो हताहत हुए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, काफी बुरी उनकी स्थिति थी। ऐसे में अब यहाँ पर चालक को पकड़ने की कोशिश है।